तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले आप बताएंगे, उसके बाद मैं बोलूँगा व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से बताइए व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप बोल सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये नाम ही बता रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है वर्क और एनर्जी में। ठीक है ना, नाम ही बता रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो कोई ना कोई तो रिलेशन है इन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, और उसी रिलेशन के बारे में ये बोल रहा है। तो देखो, मान लो कोई बॉडी है, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। और ये बॉडी जो है ना, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, हमने क्या किया कि इस बॉडी पर कोई फोर्स लगाया, फोर्स के वजह से एक वर्क हुई। हमने क्या किया, इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया और फोर्स के वजह से एक वर्क डन हुई। और इस बॉडी का जो वेलोसिटी है ना, वो v1 से v2 हो गया। ठीक है, पहले v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हमने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया जिसके कारण एक वर्क डन हुई, और इस बॉडी का जो वेलोसिटी हो गई ना, वो v2 हो गया, v1 से v2 में चेंज कर गया। तो जब हमने आपको एनर्जी पढ़ाया था ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया था कि एनर्जी क्या होती है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपके अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब वर्क एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता है। मतलब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि वर्क किसी भी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। वर्क किसी भी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। हमने क्या बोला, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। मतलब मैं इसको उल्टा भी समझ सकता हूँ कि वर्क किसी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। जिस बॉडी के पास जितने एनर्जी होते हैं ना, उतना ही वो वर्क कर सकता है। जिस बॉडी के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उतना ही वर्क कर सकता है। मतलब मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि वर्क किसी बॉडी में एनर्जी के रूप में, उसके एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। किसी बॉडी के पास बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, सॉरी, तो किसी बॉडी के पास बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, तो क्या वर्क कर पाएगा? नहीं ना। कोई व्यक्ति एकदम कई दिन से खाना नहीं खाया, उसके पास सिर्फ एनर्जी नहीं है, एकदम पूरा प्राय मूर्छावस्था में पड़ा हुआ है, तो उससे कोई वर्क हो पाएगा क्या? वर्क करना है तो खाना खाना पड़ेगा ताकि एनर्जी आती है। और आप जितने अच्छे से बैलेंस डाइट खाएंगे, जितने अच्छे से खाना खाएंगे, उतना ही आपके पास एनर्जी आएगी, और उतना ही आपके पास कार्य करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। मतलब वर्क, कार्य किसी बॉडी में उसके एनर्जी के रूप में नीट होती है। वर्क किसी बॉडी में उसके एनर्जी के रूप में नीट होती है, ये बात सही है। तो जब हमने इस बॉडी पर कोई फोर्स लगाया, और जब हमने इस बॉडी पर कोई वर्क डन किया, फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा ना। तो जब हमने इस बॉडी पर कोई वर्क किया, इसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो गई। मतलब इसकी वर्क, ये जो वर्क है ना, इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हो गए। पहले ये बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हमने इस बॉडी पर कोई वर्क किया w, तो ये वर्क जो w है ना, इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हो गई। अच्छा, जब ये बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना, तो मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k1 होगी, ke1 होगी। और जब ये बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ke2 हो गई। जब ये बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ke1 है, और जब यही बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ke2 हो गई। अच्छा, v2 अपने से नहीं मूव करने लगा, हमने कोई वर्क किया, तब इस बॉडी की वेलोसिटी v2 हुई, और ये वर्क इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हो गई, तभी तो इसका काइनेटिक एनर्जी ke1 से ke2 हो गई। ये वर्क इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हो गई, तभी तो इसकी एनर्जी ke1 से ke2 हो गई ना, क्योंकि वर्क
किसी बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित होती है। आपने जो वर्क किया इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हो गए और उसकी एनर्जी K1 से K2 हो गई। तो यदि मैं बात करूं कि भाई हमने इस बॉडी पर कितना वर्क किया, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। यदि मैं बात करूं कि हमने इस बॉडी पर कितना वर्क किया, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको F.S का फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। कैसे? इस तरह से समझो, कंसेप्चुअली समझ लो तो हमारी काम हो जाएगी। शुरू में बॉडी का एनर्जी K1 था क्योंकि बॉडी वेलोसिटी V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। बाद में बॉडी का एनर्जी K2 हो गया क्योंकि बॉडी V2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। और ऐसे तो नहीं मूव करने लगा, हमने कुछ ना कुछ वर्क किया, और जब वर्क किया हमने तो ये वर्क इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हो गई और इसकी एनर्जी K1 से K2 हो गई ना। यदि मुझे ये जानना है ना कि भाई हमने इस बॉडी पर कितना वर्क किया, तो कुछ नहीं, K2 में से K1 से घटा दो, निकल जाएगी। ये वर्क करने के कारण ही ना ये वर्क इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हुई, तभी ना ये K1 से K2 हो गई। ठीक है, यदि मुझे जानना है ना कि हमने कितना वर्क किया इस बॉडी पर, तो बस कुछ नहीं, K2 में से K1 को घटा दो, मिल जाएगी आपको कि अपनी बॉडी में कितना वर्क किया। ठीक है, समझ में आ रही है ना। यही वर्क इस बॉडी में एनर्जी के रूप में निहित हो गई थी, जिसके कारण इसकी एनर्जी K2 हो गई थी। तो K2 में से K1 को घटा दो, K2 में से K1 को घटा दो, आपको मिल जाएगी आपने कितना वर्क किया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना ना कॉन्सेप्चुअली कि W इक्वल टू K2 माइनस K1, मतलब W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं बात करूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K2 माइनस K1 मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ही। तो W इक्वल टू डेल्टा के ही, और ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो किसके बराबर आई, तो वर्क डन के बराबर आई। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और कई बार सुनना, समझ में आ जाएगी। तो W बराबर क्या आई, डेल्टा के ही, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी को आप बोलते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी बॉडी का वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। किसी बॉडी पर कितना वर्क किया गया ये देखना हो हमको ना, तो क्या करेंगे, उसकी बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी ना वही वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन। किसी बॉडी में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होती है ना, वो वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे इस पूरे फॉर्मूला को। अभी तो समझ लो, कंसेप्चुअली तो समझ लो क्या होती है भाई, आंखें के सामने दिखने तो लगे। ये डिराइव क्या है, एक मैथमेटिक्स है जिसको आपको समझ लेनी है। वो तो ठीक है, मैथमेटिक्स कागज पर समझ में आ जाएगी, लेकिन कंसेप्ट आंखों के सामने दिखनी चाहिए। इसको डिराइव कर लोगे तुरंत आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन समझना वो नहीं होगा, वो मैथमेटिक्स है, जोड़ घटाव कोई भी समझ लेगा। समझना ये है, देखना इसको है। वो तो कॉपी पर लिखा हुआ दिख के जाएगा, ये कंसेप्चुअल जो मैंने बताया ना, इसको देखना है। और तुम समझोगे ना ध्यान से तो ये दिखने लगेगा। जितनी मैंने बताया उसको ध्यान से सुनो और बार बार देखो, ये तुमको दिखने लगेगा, यस यही हो रही है। ठीक है ना, और यही जरूरी है फिजिक्स में, वो चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने दिखने लगे। ठीक है, यही जरूरी होता है, वो चीज़ें आंखों के सामने दिखने लगा, और इसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी, जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो पहले तो तुम डिफिनेशन लिख लो, द चेंज in kinetic energy, the change in kinetic energy is equal to the work done। ठीक है,
और इसको अगर आप दूसरे लैंग्वेज भी लिख सकते हो। देखो लैंग्वेज अगर समझ गए तो लैंग्वेज तुम्हारी है, चाहे जो लैंग्वेज दे दो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझ गए तो लैंग्वेज तुम्हारी है, जो लैंग्वेज दे दो। इस हम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्क डन बाय ए रिजल्टेड फोर्स। वर्क करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, बाय ए रिजल्टेंट फोर्स। द वर्क डन बाय ए रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको जो लैंग्वेज समझ में आए, तीसरी लैंग्वेज आती हो तो भी लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए तो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है ना। जो लैंग्वेज समझ में आती है वो लिख लेना, याद कर लेना। ओके, और बात करें इसकी, थोड़ा इसको सफाई कर लिया जाए। मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो वर्क डन W बराबर होता है, जो अभी हमने देखा, क्या देखा, Ke2 माइनस Ke1। ओके, इसी को आप बोलते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। आप इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्क W इज इक्वल टू डेल्टा के, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल, K2 मतलब फाइनल, K1 मतलब इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं, चेंज ही तो बोलते हैं। तो W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा के। जब W क्या है तो वर्क डन है, यस W इज इक्वल टू वर्क डन है। अब K2 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा K1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, K1 भी हो गया। और डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के ही बराबर क्या है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने डिफिनीशन भी देख लिया और अच्छे से समझ भी लिया कि वर्क एनर्जी क्या होती है, और इसकी मैथमेटिकल फार्मूला भी हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको डेराइव करने वाले हैं, इस फार्मूला को डेराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए हमको देखना है डेरिवेशन। तो मान लो कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास m है। हमने क्या किया, इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया F, ओके। और तो बॉडी पर जैसे हमने फोर्स लगाया ना, तो बॉडी यहाँ से कहाँ चली आई, तो यहाँ पर चली आई। और हमने देख लिया कि इसके पोजीशन में जो चेंज हुआ ना, वो कितना हुआ, ds के बराबर हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना, ds है। ds मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन इट्स पोजीशन। ये बॉडी पहले यहाँ पर था, हमने फोर्स लगाया, ये बॉडी यहाँ पर आ गई। यदि बात करें इसके चेंज इन पोजीशन की तो कितना हुआ, तो ds होगा, ठीक है। ds मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन। बॉडी यहाँ पर था और यहाँ पर चली आई, ओके। अब मुझे देखना है ना कि भाई इस फोर्स के कारण इस बॉडी पर कितनी वर्क हुई, इस फोर्स F के कारण इस बॉडी पर कितनी वर्क हुई। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। अब बोलोगे एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा लगा लो। यहाँ पर थीटा क्या होगी, 0 डिग्री होगा, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। ऐसे में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो जानते हैं W इक्वल टू F इंटू एस। तो यदि हम लिख सकते हैं कि W इक्वल टू F इंटू एस, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, यदि S है तो W और DS है तो S क्या है, चेंज इन पोजीशन, और DS इज द वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कारण जो वर्क डन हुआ ना, चेंज इन पोजीशन S के कारण जो वर्क डन हुआ वो W होगा, और वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन DS के कारण जो वर्क डन होगा ना, वो कितना होगा, DW होगा, ठीक है। यदि आप लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू एस,
तो आप ये भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एस रहेगा तो डब्ल्यू, डी एस होगा तो डी डब्ल्यू। तो मैं इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हमने मान लिया कि बॉडी में जो स्मॉल चेंज आए ना, चेंज इन पोजिशन ड्यू टू फोर्स एफ, इसके कारण जो वर्क डन हुई एफ के कारण, वो कितना होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। कॉस थीटा को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है ना उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। ऐसे में थीटा बराबर 0 डिग्री और 0 डिग्री वैल्यू 1, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अच्छा, मान लो कि शुरू में इस बॉडी का वेलोसिटी v1 था और जब हमने फोर्स लगाया इस बॉडी पर तो इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। शुरू में इस बॉडी का वेलोसिटी v1 था और जब हमने इस पर फोर्स लगाया ना तो इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। ओके, ए बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू ए। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लिख सकते हैं ए बराबर m इंटू ए, हम लिख सकते हैं इंटू डी एस वाई। अच्छा, और इस फॉर्मूला को तोड़ सकते हैं। m क्या है, मास है, बॉडी सेम है तो मास तो कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो मास तो कांस्टेंट है। ए बराबर हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन में डी टी। ए बराबर क्या ले सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ये सब आपने पढ़ लिया है। तो ए बराबर एक्सेलरेशन ए बराबर लिख सकते हैं डी वी अपॉन में डी टी इंटू डी एस, तो पहले से है ही। यस, अच्छा ये देखो डी एस अपॉन में डी टी, डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगी, एम डी वी इंटू डी एस अपॉन में डी टी क्या हो जाएगी, डी एस अपॉन में डी टी बराबर क्या होती है, तो वेलोसिटी वी होती है। तो मैं लिख सकता हूँ डी एस अपॉन में डी टी बराबर क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी वी। ये डी एस ऊपर में डी टी नीचे में, ध्यान देना। इसको मैं रीअरेंज करके लिख दूंगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डॉट डी वी, लिख सकता हूँ रीअरेंज करके। ओके, अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल वर्क डन जानना हो, टोटल वर्क डन यदि हमको जानना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो v1 से लेकर के v2 तक, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी शुरू में v1 था बाद में v2 हो गई, तो v1 से लेकर के v2 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, बॉडी सेम है तो मास तो कांस्टेंट हो जाएगी, जो बॉडी यहाँ पर है वही बॉडी यहाँ पर है, तो मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मास कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगी, तो बाहर निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं v1, इसको कर देते हैं v2, और ये हो जाएगा v डॉट डी वी। अब बस अब क्या करना है, अच्छा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डी एस का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो v को, क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही तो होता है। तो v को इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगी, v के पावर हम लिखेंगे इसके लिए v के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, v के पावर कितना है तो 1 है, तो n प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगी, v स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर करोगे v के पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा ना। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन, किसका, v का इंटीग्रेशन। अच्छा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, v1 से v2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो लिमिट जो है लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, मास छूट गया क्या, सॉरी मास छूटेगा खेला खत्म हो जाएगा ना, मास तो रहेगा ही ना, जो मास बाहर है वो तो रहेगा ही। 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आ ही जाता है, लिखेंगे 1/2 m। अच्छा, अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन आप जानते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले अपर लिमिट ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, अपर लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लेके आते हैं। अच्छा, जब अपर लिमिट ब्रैकेट के अंदर आता है ना तो उसके अंदर आने का कुछ रूल होते हैं, ऐसे नहीं किसी घर में घुस जाएगा, उस घर के रूल को फॉलो करना पड़ता है। क्या है रूल भाई, जब अपर लिमिट अंदर आएगा तो क्या करेगा, इस वाले भी को भगा देगा, इस वाले भी को। अच्छा चलो एक स्टेप और कर लेते हो ताकि तुमको क्लियर समझ में आए। ये हो गया v1, ये हो गया v2, ठीक है, हाफ m। अपर लिमिट को अंदर लेंगे, जब अपर लिमिट को अंदर लेंगे ना तो क्या करेगा, इस वाले v को तो भगा देगा लेकिन इसके पावर को रख लेगा, इस वाले v को वो घर से भगा देगा और इसके पावर को रख लेगा।
कौन V2, अपर लिमिट मतलब V2, लोअर लिमिट मतलब V1, जो नीचे है लोअर लिमिट, जो ऊपर है अपर लिमिट। तो जब अपर लिमिट अंदर आएगा तो इस V को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, लेकिन उसके पावर को रख लेगा। ठीक है, पहले हम अपर लिमिट को अंदर लेते हैं, इसको V2 को, तो V2 आएगा तो इस V को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी पावर को ले लेगा। उसकी पावर V के पावर कितना है, तो 1 है, तो इसका भी पावर 1 ही रहेगा। ठीक है ना, यदि इसका स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर है ना इसके पावर V का, जो छूट गया स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, V2 जब अंदर आएगा तो इस V को भगा देगा और उसके पावर को रख लेगा, इस V को भगा करके उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा और उसके पावर को ले लेगा। इसका पावर कितना है, स्क्वायर, इसका भी V2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन लगा दीजिए। लोअर लिमिट अब अंदर आएगा, तो लोअर लिमिट भी जब अंदर आएगा तो वो भी वही काम करेगा जो अपर लिमिट ने किया था। अपर लिमिट ने क्या किया था, इस V को भगा दिया था, तो लोअर लिमिट भी इस V को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। तो V को भगा करके स्वयं बढ़ गया और इसकी पावर को ले लेगा। किसकी पावर को, किसको भगाया था, V को भगाया था, तो V के पावर को ले लेगा। ठीक है ना, V की पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बस काम खत्म। अब क्या है, हाफ M, इनको अंदर ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए हाफ M को, क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हाफ M V1 स्क्वायर। याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला की, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको K2, क्योंकि हाफ mv2 स्क्वायर है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, हाफ mv2 स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, K2 माइनस यहाँ पे क्या है, हाफ mv1 स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे हम Ke1। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ, ये हाफ है सॉरी, हाफ mv स्क्वायर। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, देखो हाफ m तो यहाँ भी है, जो हाफ m यहाँ भी है, वहाँ पे m यहाँ भी है, यहाँ पर v है इसलिए k, यहाँ पर v2 है इसलिए K2। ठीक है, अब इधर देखो हाफ m यहाँ भी है, तो हाफ m यहाँ भी है, यहाँ पर v है इसलिए k, यहाँ पर v1 है इसलिए K1। तो इसके जगह पे ले दें K2, इसके जगह पे ले दें K1, और इस तरह से आपका वर्क डन W बराबर आ गया K2 माइनस K1। याद करो वर्क डन बराबर क्या, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, क्या देखा था हमने, W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज K2 माइनस K1। इसको आप ये भी लिख सकते हो, W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देख सकते हो ना। K2 मतलब मैंने बताया था फाइनल काइनेटिक एनर्जी, Ke1 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल क्या होता है, चेंज होता है, तो हम W बराबर लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसी को आप बोलते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लीजिए प्रूफ हो गया। तो इसको भी समझना आवश्यक है, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, समझने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आसानी से समझ जाओगे। और जो मैंने कंसेप्चुअली बताया ना वर्क एनर्जी थ्योरम को, उसको तुमको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। वो समझ गए ना, तब तुम्हारी समझ लेना कि तुम्हारी फिजिक्स पर कमांड हो रही है, तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम पर कमांड हो गई। ये समझ लोगे तो नहीं माना जाएगा कमांड होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से जोड़ घटाओ वो कोई भी कर लेगा। वो समझ लोगे ना कंसेप्चुअली, जो मैंने बताया था कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, तो समझ लेना तूने इस टॉपिक को समझ लिया है। और वो समझ गया ना व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, तुमको आंखों के सामने दिखने लगे ना कंसेप्चुअली, तो समझ लेना तुम फिजिक्स सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो, और फिजिक्स को सही से स्टडी कर रहे हो। यही तो जरूरी है, फिजिक्स को सही से स्टडी करना, सही डायरेक्शन में स्टडी करना। ये फिजिक्स नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स वही था जो हमने तुमको बताया कंसेप्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको समझो ना, ये तो अपने आप आ जाएगी। जोड़ घटा हुआ है कहीं से भी सीख लगे, उसको समझ लो ना। और वो तुमको कोई समझाना बता नहीं सकता है, एक बार समझाना बता सकता है, एक बार समझा सकता है क्या होता है भाई, लेकिन वो कोई दिखाना बता नहीं सकता है। तुम चिंतन मनन करोगे ना उस सब टॉपिक को, तभी वो तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगी। और ये अति आवश्यक है कि तुम्हारे आंखों के सामने दिखे, फिजिक्स दिखे। कोई तुमको समझा सकता है, दिखा नहीं सकता है, तुमको देखना स्वयं पड़ेगा। कोई यदि तुमको दिखा रहा है ना,
कि भाई देखो ऐसे ऐसे फिजिक्स, समझो वैसी है जैसे किसी अंधे को हम रास्ते पार करते हैं। तो तुमको यदि कोई दिखा रहा है ना तो समझ लेना कि तुम अंधे हो, फिजिक्स में अंधे हो। और अंधे का तो जब तक रास्ता दिखाया जाता तो चलेगा, छोड़ दिया जाता हो वही उसके वही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अंधा नहीं बनना है, फिजिक्स का अंधा नहीं बनना है। आँख वाले को भी रास्ता बतानी पड़ती है, तो समझानी पड़ती है कि भैया ऐसे ऐसे चल जाना, फिर वो उसके बाद वो स्वयं ही चला जाता है। तो तुम भी आँख खोल कर पढ़ो। एक बार मैंने तुमको समझा दिया भैया ऐसे ऐसे होता है, और उसके बाद तुम स्वयं ही देख लो। कैसे देख लो? चिंतन मनन करो, स्वयं ही देख ले, वो दिखने लग जाएगी। चिंतन मनन करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। फिजिक्स पढ़ना है तो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। और ये बात मेरा नहीं है, ये बात महान एल्बर्ट आइंस्टीन का है। क्रिएटिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज। तुम कितनी जानते हो इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे जीनियस होने का। इस बात से मतलब है कि क्रिएटिविटी, तुम कितनी क्रिएटिविटी हो, जितने ज़्यादा क्रिएटिव उतना ही ज़्यादा तुम जीनियस। आइंस्टीन का एक ही है, आइंस्टीन जीनियस है ना, मानते हो जीनियस है, तुम मानते हो जीनियस हो, वो मानते थे मैं क्रिएटिव हूँ। और वो क्रिएटिविटी उनकी तुमको जीनियस के रूप में दिख रही है। तो क्रिएटिविटी हमेशा तुमको जीनियस बनाती है। क्रिएटिव बनना है ना तो जीनियस बनना पड़ेगा। सर आइंस्टीन बन जाएंगे क्या? अरे आइंस्टीन बनो ना बनो वो तो तुम्हारे सपने हैं, क्या बनना चाहते हो? जीनियस तो बनना है ना, जीनियस तो बनना है ना, ऐसे तो नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना है ना लेमैन की तरह। जीनियस तो बनना है ना, किसी भी सब्जेक्ट में जीनियस तो बनना है ना, किसी भी फील्ड में जीनियस तो बनना है ना। क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। बिना क्रिएटिविटी लाए हुए तुम आइंस्टीन बनो ना बनो, जीनियस तो बनना पड़ेगा। इतना तो मान लो जीनियस तो बनना है। सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो जीनियस ही तो है। इंजीनियर कोई ऐसा एरेगर आदमी थोड़ा ना होता है, जीनियस ही होता है। सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर भी कोई ऐसा एरेगर आदमी थोड़ा ना होता है भाई, वो भी जीनियस होता है। तो आइंस्टीन बनना है कि नहीं, ये वो बनना है कि नहीं, वो अलग ही बात होती है। जीनियस बनना है ना, डॉक्टर भी जीनियस होते हैं, इंजीनियर भी जीनियस होते हैं। अब जिस भी फील्ड में जो भी बनना चाहते हो वो भी जीनियस होता है, ऑफिसर भी जीनियस होते हैं। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब जीनियस बनना है। और जीनियस बनना है तो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। विदाउट क्रिएटिविटी लाए हुए तुम जीनियस बन ही नहीं सकते हो भाई। और यही वो माध्यम है कि तुम क्रिएटिव बन सकते हो। चिंतन करो, मनन करो, तुम्हारे आंखों के सामने फिजिक्स दिखने लग जाएगी। और जिस दिन तुम्हारे आंखों के सामने फिजिक्स दिखने लग जाएगी ना, तुम क्रिएटिव हो गए। और जिस दिन तुम क्रिएटिव हो गए ना, तुम जीनियस हो गए। तो आपको जीनियस बनना है तो परिश्रम कीजिए, क्रिएटिव बनिए, चिंतन मनन कीजिए, खूब और खूब 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 परिश्रम कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।